यार ये वाला केस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं कैसे। और मैंने 1% अगर बता भी दिया तो आप लोग उसके ऊपर विश्वास करोगे भी या नहीं करोगे, ये भी मुझे कोई पक्की खबर नहीं है इस चीज़ की। मतलब यार आप इस केस को पूरा जब देखोगे तो आप कहोगे कि किसी की इतनी किस्मत खराब कैसे हो सकती है। एब्सोल्युटली। मैंने आपको बहुत सारे ब्रूटल केस बताए हैं, बहुत सारे अनबिलीवेबल केस बताए हैं, लेकिन मैं ये वाला केस ना ही ब्रूटल कहूँगा ना ही अनबिलीवेबल कहूँगा। मैं इसको कहूँगा बहुत ज़्यादा वियर्ड। इतना ज़्यादा वियर्ड कि आप इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इसको गूगल सर्च ज़रूर करेंगे। बट उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है कि पिछली वीडियो में मैंने जो Q&A के क्वेश्चंस लिए थे वो मैंने स्टोरी के बीच में लगाए थे, लेकिन बहुत सारे आप में से व्यूअर्स ने कमेंट किया कि नहीं विकी गलत कर रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, बीच में मत लगा। इसीलिए आज वाली वीडियो में और आने वाले सभी वीडियोस के अंदर अब जितने भी Q&A के क्वेश्चंस होंगे वो मैं स्टोरीज के एंड में लगाऊंगा, मतलब कि शाउट आउट से पहले और आउट्रो के बाद। सो आप अपने सभी क्वेश्चंस वहां जाकर देख सकते हैं। सो आप सभी वीडियोस को एंड तक देखें और बहुत बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस केस की जो डिटेल्स हैं वो कुछ मैं ऐसे 18+ टाइप की होने वाली हैं, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखिएगा। बट उससे पहले कल ही पता चला है मुझे कि इस लाइक बटन की उम्र भी 18 साल से ऊपर की हो गई है। सो आप अपने अंगूठे का रिश्ता इस लाइक बटन के पास भेज दें ताकि ये दोनों आपस में कुछ कुचू पुचू कर सकें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के लुजियाना में जाना पड़ेगा और टाइम था 2010 का, जब 55 साल का ग्रेग फेनेगिन नाम का ये बंदा अपने भाई के साथ लुजियाना के ही पहाड़ों में इसने अपना ऑफिस बना रखा, क्योंकि इसकी खुद की एक बहुत ही सक्सेसफुल लैंडमाइन कंपनी थी। इसके पास बहुत सारी खदानें, ये वहां से मिनरल्स निकाल निकाल कर पूरे अमेरिका में सप्लाई करता। बेशक इसका घर लुजियाना में था, लेकिन इसके कंपनी के मेन ऑफिस बॉमोंट टेक्सास के अंदर, और हर हफ्ते सोमवार को इसको अपनी गाड़ी उठाकर लुजियाना से सीधा बॉमोंट टेक्सास की तरफ जाना पड़ता, वहां अपने ऑफिस को मैनेज करता और हर फ्राइडे को ये वापस अपने घर आ जाता। बट ऐसे कोई बिजनेसमैन होता है तो बहुत सारे उसके आउटसाइडर ट्रिप्स रहते हैं, उसको अलग अलग होटल्स के अंदर रुकना पड़ता है। इसीलिए ग्रेग पिछले बहुत लंबे टाइम से पूरे अमेरिका में घूम घूम कर अलग अलग होटल्स के अंदर रुका, और उसने होटल्स के अंदर रुक रुक कर अपनी एक रूटीन बना ली कि नहीं, फालतू की कोई भी बकवास नहीं करनी होटल्स के अंदर रुक के, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान इतना ज़्यादा पक जाता है इन चीज़ों से कि हाँ बस ठीक है, अपनी शांति की ज़िंदगी चाहिए उसको। अब बिल्कुल ग्रेग भी उसी फेज़ के अंदर आ चुका था कि ग्रेग किसी भी होटल के अंदर रुकता तो वो बस अपने स्नैक्स लेकर अपना फ़ोन साइड में रख के टेलीविज़न ऑन करके आराम से लेट जाता, बाहर की भसड़ उसको नहीं चाहिए। ग्रेग एक परफेक्ट फैमिली मैन भी, उसको अपनी पत्नी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। वो कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाता तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाता, अपने बच्चों को साथ लेकर जाता। इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा एक बॉस भी, किसी वर्कर को उसकी शर्ट की भी ज़रूरत है ना तो वो अपनी शर्ट भी उतार कर दे देगा। इतना दयालु, इतना हम्बल, यकीन मानिए ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। खैर इन सब के अलावा ग्रेग अपनी पूरी जेनोसिटी को बरकरार रखे हुए था। उसकी कंपनी अच्छी चल रही थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, परिवार वाले अच्छे, डेली उसको कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए आना जाना पड़ता। और अब दिन आ चुका था 15 सितंबर 2010 का। इस दिन ग्रेग अपने काम से रिलेटेड एक बिजनेस ट्रिप पर बॉमोंट के दूसरे साइड पर आया था। ये बॉमोंट बहुत बड़ा शहर, और बजाय अपने वापस ऑफिस जाने के इसने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं एक होटल के अंदर अपना कमरा बुक कर लूं। इसलिए ग्रेग ने MCM एलिगेंटे होटल बॉमोंट टेक्सास के अंदर अपना एक कमरा बुक किया। एंड शाम को 5:30 बजे के आसपास ग्रेग इस होटल के अंदर भी पहुंच चुके थे। उन्होंने रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी ली। रिसेप्शन वालों ने उनको रूम नंबर 348 यानी कि 348 की चाबी दी, और जल्दी ही ग्रेग अपने कमरे के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि माहौल एकदम नीट एंड क्लीन, कमरा परफेक्ट है एकदम। और वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकले, बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। स्नैक्स लेकर साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर, बियर लेकर, ये सारा एक झोले के अंदर पैक करके वापस अपने कमरे में पहुंच चुके थे। शाम के 7 बजे के आसपास उन्होंने अपनी वाइफ सूजी को फोन किया, जो कि वो डेली करते थे। जब भी वो टेक्सास के अंदर होते, वो अपनी वाइफ को रात को सोने से पहले या फिर किसी होटल में होते तो होटल से भी वो अपनी पत्नी सूजी को फोन करना कभी नहीं भूलते। और इसी रूटीन के अकॉर्डिंग ग्रेग ने 7:30 बजे अपनी वाइफ सूजी को फोन किया, अपने बच्चों का हालचाल जाना, उसको गुड नाइट बोला और कहा कि अब मैं रूम के अंदर पहुंच चुका हूं, और कहा कि थोड़ी देर टीवी देखूंगा, सुट्टा मारूंगा, और ये जो स्नैक्स लेकर आया हूं ये खा पीकर, खाना वाना खाकर आराम से सो जाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड जल्दी ही यानी कि परसों फ्राइडे इवनिंग में वापस अपने घर लुजियाना में पहुंच जाऊंगा। ये फोन रखने के बाद ग्रेग वॉशरूम में गया, वहां से उसने एक तौलिया उठाया, तौलिया उठाकर अपने साइड में बेड के ऊपर रखा, उसको एक ट्रे जैसा बना लिया उसके ऊपर अपना सामान रखने के लिए। सो जो भी वो चीजें बाहर से लेकर आया था, चॉकलेट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और बियर और ये
सुट्टे वगैरह की डब्बी, साथ में अपना मोबाइल फोन, सारा कुछ इस तौलिए के ऊपर रखा और साइड में आराम से लेट चुका था। एसी उसने ऑन किया, सामने टीवी चल रहा था और धीरे धीरे अपना खाना पीना करने लगा। बट खाते खाते उसका मन था कि आज वो पॉपकॉर्न खाएगा। बाहर से वो जो होते हैं ना मेकशिफ्ट पॉपकॉर्न जो रेडी हो जाते हैं, बस उनको एक बाउल के अंदर डालो या तो उसको अवन में कर लो या फिर उसको गैस पर रखकर उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा ही वो एक मेकशिफ्ट पॉपकॉर्न के पैकेट को लेकर आया था और जल्दी ही ग्रेग अपने बेड से उठा, सामने अवन पर गया। अवन से वो उसका अंदर वाला होता है ना बाउल, उस बाउल को निकाल कर सारा पॉपकॉर्न वाला माल उसके अंदर डालकर उसने अवन के अंदर रखा और जैसे उसने अवन ऑन किया उसी टाइम उसके कमरे की लाइट जा चुकी थी। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर ग्रेग को बहुत बुरा लगा। उसको पता था कि ये उसकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। शायद हो सकता है उसने ये अवन ज़्यादा लोड पर चला दिया हो, इसी वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो या फिर एमसीबी जो लगी होती है वो ट्रिप हो गई हो। उसने तुरंत लैंडलाइन से रिसेप्शन के ऊपर फ़ोन किया और कहा कि ये मेरी गलती है, शायद हो सकता है इसी अवन की वजह से ये लाइट चली गई हो, आप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिएगा। रिसेप्शन वालों ने कहा कि ठीक, हम इलेक्ट्रीशियन भेज रहे हैं। तकरीबन 7-8 मिनटों बाद इलेक्ट्रीशियन ऊपर आ चुका था। वो मेन पैनल पर गया, पैनल पर देखा उसने एमसीबी ट्रिप हो चुकी है। एमसीबी को वापस ठीक करके वो अब रूम नंबर 348 पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया, ग्रेग ने दरवाजा खोला और ग्रेग ने उससे सॉरी भी मांगी कि मेरी वजह से हुआ है। अब इस टाइम पर ना सिर्फ ग्रेग के कमरे की लाइट गई थी बल्कि इस फ्लोर के 6 और भी कमरे थे जो आसपास जिसमें लोग रह रहे थे, उन 6 कमरों की भी लाइट चली गई थी। और ये बात इस इलेक्ट्रीशियन ने ग्रेग को बताई कि आपकी वजह से हो सकता है किसी और को भी आसपास दिक्कत हुई हो। बट ग्रेग ने कहा कि मैं सभी से सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है ये दिक्कत हुई है बट कोई बात नहीं। उस इलेक्ट्रीशियन ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है ये बोलकर वो इलेक्ट्रीशियन वापस अपने नीचे रिसेप्शन के पास जा चुका था और ग्रेग वापस अंदर आया। उसने दोबारा से अवन ऑन किया, अपने पॉपकॉर्न बनाए और वापस अपने बेड के ऊपर लेट चुका था। ग्रेग अपना सारा खाना पीना करके आराम से रात को सो चुके थे। अब 16 सितंबर 2010 की सुबह हो चुकी थी और इस दिन सुबह सुबह 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो चुकी थी। एक तो ग्रेग के घर पे उसकी पत्नी सूजी बार बार फ़ोन कर रही थी ग्रेग को, लेकिन ग्रेग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और दूसरा उसकी लैंडमाइन वाले ऑफिस के अंदर बॉमॉन्ट टेक्सास में, जहां उसके एम्प्लॉइज वेट कर रहे थे कि आज उनके बॉस अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि उन सभी को पता था कि ग्रेग बहुत ज़्यादा रूटीन के पक्के हैं, वो कभी भी ऑफिस आने में अपने टाइम से लेट नहीं होते। और दूसरा सूजी घर पर परेशान थी क्योंकि ग्रेग हर रोज उनको फ़ोन करते थे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, लेकिन आज ना तो ग्रेग का फ़ोन आया और ना ही वो ग्रेग अब खुद फ़ोन उठा रहे हैं। इसीलिए उसके एम्प्लॉइज ने सोचा कि क्यों ना वही खुद एक बार जाकर MCM एलिगेंट होटल के ऊपर जाकर देख लें कि आखिर क्या बीमारी है। इसलिए 4 एम्प्लॉइज अपनी गाड़ी भरकर सीधा इसी होटल पर पहुंचे। जाकर रिसेप्शन पर बात करी कि ग्रेग फेनिकिन नाम का है कि हमारा बॉस है और यहाँ आपके होटल में ठहरा हुआ है, आप उसका रूम नंबर बताइए। रिसेप्शन ने बताया कि वो 348 में ठहरे हैं, आप जाकर देख लीजिए। एम्प्लॉइज उस 348 के सामने गए, दरवाजा खटखटाया बट अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद ये एम्प्लॉइज नीचे आए, वापस रिसेप्शन से बोलने लगे कि अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है, आप अपनी मास्टर की लेकर ऊपर चलिए और जाकर उसका दरवाजा खोलिए। तब होटल का स्टाफ अपनी मास्टर की लेकर साथ में इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए पहुंचा, चाबी लगाई, लेकिन ये रूम ना सिर्फ ताले से बंद था बल्कि अंदर आपने देखा होगा होटल के कमरों में एक चैन होती है जो साइड में लगाई जाती है ताकि अगर कोई ताला खोल भी ले तो ये चैन उस दरवाजे को खुलने से रोक लेगी। सिर्फ थोड़ा सा ही दरवाजा खुलेगा जिसमें आंख से बाहर देख सकते हैं कि आखिर कौन है। जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला, वो चैन अंदर से लगी हुई थी, इसलिए वो दरवाजा पूरा खुल ही नहीं पाया। अंदर का जो मंजर था वो देखकर ना सिर्फ एम्प्लॉइज बल्कि होटल वाले खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। असल में अंदर फ्लोर पर जैसे इस कमरे के अंदर घुसे, राइट साइड में वॉशरूम और उसके आगे मेन बेडरूम शुरू होता है। बेड और उसके साइड में जो फ्लोर था वहां कारपेट बिछी हुई थी और उस कारपेट के ऊपर ग्रेग उल्टे पड़े थे और इस रूम का एसी भी ऑफ था। इसके अलावा ग्रेग के हाथ में एक सिगरेट जो लगभग अब पूरी जल चुकी थी, लेकिन उसकी ऐश अभी भी चिपकी हुई थी उसी से, मतलब कि किसी ने सुट्टा नहीं मारा था, वो अपने आप ही जलकर वो बुझ गई। दूसरे हाथ में उनके एसी का रिमोट था, तो प्रोबेबली ग्रेग ने ही एसी को ऑफ किया होगा, लेकिन वो इस तरीके से यहाँ फ्लोर पर कैसे पड़े थे। दूसरी बात, कमरे के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जो सामान जहां पड़ा था वैसा का वैसा एकदम इंटैक्ट, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके अलावा ग्रेग का वॉलेट भी उनकी जेब में ही था जिसके अंदर 1000 से ज्यादा डॉलर्स थे। तुरंत होटल स्टाफ वालों ने पुलिस वालों को मौके पर बुलाया, पैरामेडिक्स वाले भी साथ में आए और सभी ने मिलजुल कर यही फैसला किया कि रूम अंदर से बंद है, मतलब किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और दूसरा, आसपास जितने भी लोग ठहरे हुए थे, जैसे कि 348 में ये ग्रेग फेनिकिन थे, उनके बराबर वाले कमरे में 3 लड़के आराम से बैठकर दारू पी रहे थे। ये यहीं पर एक लोकल स्टोर के अंदर काम करते थे और यहाँ अपनी पार्टी वगैरह करने आए थे, एंजॉय करने आए थे, स्पेशली दारू पीने के लिए। और उन्होंने भी कोई आवाज नहीं सुनी, जिसका मतलब साफ था कि ग्रेग की मौत बिल्कुल नेचुरल वे में हुई है। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, ना सिर्फ ग्रेग की कंपनी के लिए बल्कि ग्रेग के परिवार वालों के लिए भी। लेकिन जब आप इस स्टोरी को पूरा सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि नहीं, यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति की जो सोच थी
वो बिल्कुल गलत थी। जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे थे उन्होंने आसपास में जितने भी गेस्ट ठहरे हुए थे उन सभी को बुलाया इस कमरे में, ताकि वो देख सके, ग्रेग के बारे में कुछ बता सकें कि आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि रात को तो वही इसके आसपास थे। बट सभी आकर ये बोलने लगे कि नहीं, हमें नहीं पता। और इनफैक्ट ग्रेग की बॉडी देखकर भी यही लग रहा है कि उसकी मौत नेचुरल वे में हुई है, कोई भी उसके साथ मारपिटाई के निशान नहीं। इनफैक्ट उनकी एक बूंद तक कहीं नहीं दिख रही। ग्रेग बिल्कुल अपने इंटैक्ट कपड़ों में है, उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, आसपास के सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, और इनफैक्ट कमरा भी अंदर से बंद था, जिसका मतलब साफ था कि ग्रेग की मौत बिल्कुल नेचुरल तरीके से हुई है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये प्रोसीजर था, इसलिए पुलिस वालों ने बॉडी को उठाकर सीधा नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में भेजा ताकि वो इसका पोस्टमार्टम करवा सकें और एट द एंड पता चल सके कि ये मौत किस वजह से हुई है। डॉक्टर्स ने जब ग्रेग की बॉडी को देखा तो फर्स्ट लुक में ही बता दिया कि बिल्कुल नेचुरल डेथ है, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। और जब ये प्रोसीजर शुरू हुए तब बहुत ही अजीब अजीब चीजें पता लगने लगी। थोड़ा सा मैं आपके सामने 18+ बात करूंगा, सो आप बस उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। असल में जेंट्स का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें नीचे टेस्टिकल्स होते हैं, जो कि एक स्किन की बहुत ही पतली सी और बहुत ही नाजुक सी थैली के अंदर कैद रहते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि जब डॉक्टर्स ने ग्रेग के जेनिटल्स को देखा तो उनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके जेनिटल्स, उसके टेस्टिकल्स स्पेशली, और ये आसपास का एरिया बहुत ज्यादा फूला हुआ था। इनफैक्ट उसके आसपास एक सूखा हुआ लिक्विड भी लगा था, और ये सूजन ना सिर्फ उसके टेस्टिकल्स के ऊपर थी बल्कि उसके हिप्स के अराउंड भी आ चुकी थी, जिसका मतलब साफ ये था कि किसी ने बहुत जोर से ग्रेग के इस प्राइवेट पार्ट के ऊपर मारा है, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन आई है। ये चीज देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान, उन्होंने ग्रेग की बॉडी को काटना शुरू किया कि अंदर से देखें अंदर क्या बीमारी है। तो वो और ज्यादा हैरान, क्योंकि ग्रेग के पेट के अंदर जितनी भी आंतें थी वो कई सारे हिस्सों में टूटी हुई थी, अलग अलग जगहों से वो कटी फटी हुई थी, बहुत ही भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। और ना सिर्फ ब्लीडिंग थी बल्कि ग्रेग के दिल में भी छेद हो चुका था। उसका दिल अंदर या तो फट गया या फिर कुछ चीज थी जिसने उसको काट दिया बीच में से। अंदर, बाहर से कुछ भी नहीं, बाहर से एकदम इंटैक्ट, अंदर से वो फट चुका था पूरा। और इसके अलावा जो हमारे फेफड़ों के ऊपर जो अस्थि पंजर होता है, ये जो हमारी रिब्स होती हैं, इनमें से 2 रिब्स भी टूटी हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसी इंजरीज तो तभी होती हैं जब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, या तो कोई इसके ऊपर ट्रक चढ़ा गया हो तभी ऐसा हाल होता है, या फिर किसी ने इसको बहुत बुरे तरीके से मारा हो तब ऐसा हाल होगा। लेकिन बाहर से तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा, कोई भी मार पिटाई के निशान नहीं दिख रहे, कुछ भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से हम ये सोच सकें या फिर परफॉर्म कर सके कोई टेस्ट कि इसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ होगा। डॉक्टर्स पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इसको एक नेचुरल डेथ बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको एक ब्लंट फोर्स ट्रॉमा बाय अननोन थिंग ऐसा कुछ लिख दिया उन्होंने कि हमें नहीं पता, लेकिन इसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। ये सारी बातें हर किसी को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। पुलिस वाले भागते भागते सीधा डॉक्टर्स के पास गए, उनके कपड़े फाड़ने लगे कि जनाब आपने क्या बता दिया, या तो आप हमें कुछ एक्सप्लेन करो कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि बाहर कोई भी चोट ना लगी हो, कोई भी मारपिटाई के निशान ना हो और अंदर शरीर का ये हाल हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया कि ये एक मर्डर है, ये कोई आम डेथ नहीं है जो आप समझ रहे थे कि नेचुरल डेथ है, कार्डियक अरेस्ट आया होगा, हार्ट अटैक आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मर्डर हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है, ये चोट कैसे पहुंची, हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन आज तक पुलिस वालों के सामने ऐसा कोई केस नहीं आया था जो इतना घुमा फिरा देने वाला हो कि उनको इतना सोचने पर मजबूर कर दे। बॉमॉन्ट के अंदर बहुत सारे क्राइम होते थे उस टाइम पर भी और आज भी होते हैं, लेकिन वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर किसी का मर्डर होता है तो उसके पीछे मोटिव होता है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले अब इस ग्रेग के मर्डर के मोटिव को ढूंढ रहे थे। लेकिन हर किसी ने ग्रेग को बहुत अच्छा बताया। जब ग्रेग इतना ही अच्छा था तो उसका मर्डर हुआ क्यों? दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे और हफ्ते अब महीनों में बदल चुके थे। पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली, न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइंस भी अब बननी बंद हो चुकी थी कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ होगा। और बात देखो कहीं ना कहीं तक सही है। आप खुद सोच कर देखिए, एक होटल का कमरा जो अंदर से बंद है, बाहर से नहीं अंदर से बंद है, उस अंदर बंद कमरे के अंदर एक आदमी के साथ ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? बट पुलिस वालों ने अपने हाथ पैर मारने दोबारा से शुरू किए। अगेन पुलिस वालों ने सबसे पहले उसके सारे कलीग्स, उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे, उनसे बातें करनी शुरू करी, लेकिन सभी ने ग्रेग को बहुत अच्छा बताया। पुलिस वालों ने उस इलेक्ट्रीशियन को भी पकड़ा जिसने ग्रेग को लास्ट टाइम जिंदा देखा था, उसकी भी अच्छे से सेवा करी क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल पास्ट रह चुका है। उसने कहीं चोरी चकारी करी थी पहले, उसकी वजह से वो जेल आ जा चुका था, लेकिन फिलहाल अब वो यहाँ नौकरी कर रहा था। लेकिन उसने क्लियरली बोल दिया कि जनाब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं वहाँ पर गया था तो ग्रेग एकदम ओके थे,
थे, परफेक्ट थे। मैंने वो एमसीबी ऊपर करी वापस, ग्रेग को आकर बताया कि लाइट वापस आ चुकी है। इनफैक्ट उनको बताया था कि आसपास के कमरों में भी लाइट गई थी, तो उनकी भी लाइट वापस आ चुकी है। बेशक आसपास वाले थोड़ी देर के लिए परेशान हुए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने कोई खास बड़ी शिकायत नहीं करी। इसके अलावा उन पुलिस वालों ने उन 3 लड़कों को भी उठाया जो रूम नंबर 349 के अंदर दारू पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मजा कर रहे थे। उनसे जब पूछताछ करी तो उन्होंने भी क्लियर कट मना कर दिया कि जनाब हमें कोई आइडिया नहीं है, हम तो अंदर बैठकर आराम से दारू पी रहे थे, मजे कर रहे थे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है बाहर क्या चल रहा है। और बराबर वाले कमरे में जिसको हम जानते भी नहीं है, हमारा उससे क्या मतलब। लेकिन पुलिस वालों ने थ्योरी बनाई कि तुम तीनों थोड़े से बाउजी टाइप के लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लाइट चली गई थी, तुम दारू पे रहे थे, तुम्हारा मूड खराब हुआ होगा, तुमने बाहर जाकर ग्रेग का दरवाजा खटखटाया होगा, ग्रेग बाहर आया होगा और तुमने ग्रेग के साथ उस कॉरिडोर में लड़ाई करी होगी, हाथापाई करी होगी और मार पीट कर उसको वहीं छोड़ दिया। जिसके बाद ग्रेग वापस अपने अंदर कमरे में गया, अंदर से उसने कमरा बंद कर दिया और वो नीचे गिर चुका था। नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई और एट द एंड तुमने ही मर्डर किया है। लेकिन तीनों ने हाथ अगेन खड़े कर दिया कि जनाब आप ऐसे ही कैसे सब कुछ हमारे ऊपर डाल रहे हो, जब हमें कुछ पता ही नहीं, हम वहां बैठकर आराम से दारू पी रहे थे, हम अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। दारू पीने वाला दारू पी लेगा, अगर उसको सिर्फ 4 दीवारी या फिर छाया चाहिए होती है, उसको लाइट से लेना देना नहीं है, हमें अपनी दारू से मतलब था। धीरे धीरे और ज्यादा टाइम बीतता जा रहा था। 2011 शुरू हो चुका था। पुलिस वालों के हाथ अगेन खाली। सूजी बेचारी, ग्रेग की पत्नी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि रातों को उसको सपने आ रहे थे, ऐसे वो चौंक कर उठती जिसमें उसके पति उसको बार बार बोल रहे थे कि उसके मर्डरर को ढूंढो। और ये चीजें सूजी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पुलिस वालों के सामने क्लियरली जाकर बोल दिया कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेती हूँ। पुलिस वालों ने अपनी सारी फाइल उठाकर सूजी को दे दी कि जाओ आप बाहर से अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लो। सूजी ने प्राइवेट डिटेक्टिव कैन नाम के इस बंदे को हायर किया और कैन अब दोबारा से इस केस को देखने वाला था। सबसे पहले उसने सारी फाइल्स रीड करी, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, पुलिस वालों को क्या क्या मिला था उस कमरे में, सारी फोटोज देखी और तब दोबारा से कैन रूम नंबर 348 में गया और वहां जाकर देखने लगा कि आखिर यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इसी रूम में तलाशी लेते लेते, इनफैक्ट अभी 6-7 महीने बीत चुके थे ग्रेग के मर्डर को हुए, बट अभी भी वो चीज जो ग्रेग के मर्डर को एक्सपोज कर सकती थी कि यहाँ क्या हुआ है, वो चीज अभी भी इसी रूम के अंदर थी। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस कैन ने अपनी जेब में रखा हुआ एक मैग्नीफायर ग्लास निकाला और उस चीज को ऐसे देखने लगा। और जैसे उसने वो देखा और तब दोबारा से पीछे घूम के देखा, वो समझ चुका था कि इस कमरे के अंदर क्या हुआ है। असल में 15 सितंबर 2010 की शाम को टेक्सास बॉमोंट में रहने वाला 31 साल का लांस नाम का लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज वो अपनी खुशी का इजहार करने वाला था अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि लांस को आज एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल मिल चुकी थी जिसको वो बहुत टाइम से इमेजिन कर रहा था उसको खरीद पाने की, लेकिन आज उसको फाइनली वो मिल चुकी थी। सो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और दिखाया कि देखो मेरे पास मेरी वेपन आ चुकी है, क्योंकि उसके और भी दोस्तों के पास ऐसी ही पिस्टल्स मौजूद थी। इसलिए लांस के अंदर भी ये होड़ कह लो या फिर जिद कह लो कि उसको भी एक अपने पास वेपन चाहिए। अब जैसे ये वेपन उसने अपने दोस्तों को दिखाया तो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और खुश भी थे कि हाँ चलो ठीक है, पार्टी तो दे दे। इसी बात पर लांस ने कहा कि ठीक है चलो पार्टी करते हैं, दारू वगैरह खरीदने चलते हैं। इन लोगों ने दारू तो खरीद ली, बट अब वो गाड़ी में के अंदर बैठ दारू नहीं पी सकते, इनको बैठना था कहीं शांति में। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी होटल के रूम में चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे क्या प्लान बनता है आगे का। पहले दारू पियेंगे फिर कहीं और घूमने चलेंगे। तब ये तीनों, इंक्लूडिंग लांस खुद भी, ये तीनों लोग MCM एलिगेंट होटल के अंदर पहुंचे। इन्होंने रिसेप्शन के ऊपर अपनी आईडीज वगैरह दी और पैसे दिए। इनको एक रूम मिल चुका था और ये रूम था रूम नंबर 349। ये तीनों अपने साथ जो सामान लेकर आए थे, दारू वगैरह, चकना वगैरह, इन सारे सामान को लेकर रूम नंबर 349 के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। और शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास इन लोगों ने दारू पीनी शुरू भी कर दी। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर 7:30 बजे के आसपास बराबर वाले कमरे में रूम नंबर 348 में ग्रेग, उन्होंने चेक इन किया था और अंदर आकर उन्होंने अपनी वाइफ से बात करी, अपना बियर वगैरह का प्लान सेट किया, टीवी ऑन किया, एयर कंडीशनर ऑन किया और साथ में वो जो पॉपकॉर्न वगैरह बनाए थे, चकना वगैरह लेकर आए थे, सुट्टा साटा मार रहे थे, वो सारा कुछ किया उन्होंने। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अब तक इन लोगों की दारू काफी ज्यादा हो चुकी थी, नशा बहुत भयंकर चढ़ चुका था। और इसी नशे में लांस ने जिस खुशी में वो पार्टी कर रहे थे, जिस खुशी में वो दारू पी रहे थे, जी हाँ, वो वेपन 9 मिलीमीटर की पिस्टल, वो पिस्टल अपने जेब में से निकाल ली और सामने अपने दोस्तों के रख दी। अब इस पिस्टल को देखकर ऑब्वियसली वो दोनों जो साथ में बैठकर पी रहे थे लांस के, वो डरे हुए थे कि यार नहीं, इसको अंदर रख दे, ऐसे बीच में मत रख, इससे मूड खराब हो जाता है। लांस ने वो पिस्टल उठाई और अपने दोनों दोस्तों के ऊपर ऐसे एम करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों सामने दारू पी रहे हैं, अब उनके मुंह से दारू थोड़ी ना अंदर जाएगी। सामने उनके सिर के ऊपर 9mm का सामान टंगा हुआ है कि कोई भी डर जाएगा इस चीज को देखकर।
दोनों दोस्तों ने कहा कि देख मजाक की बात अलग होती है, इसको नीचे रख दे, ऐसे मत कर इसके साथ, ये कोई मजाक नहीं होता। बट लांस ने ऐसे ही अपने वो फूफा फूफा करने के लिए, फुकरापंती करने के लिए ऐसे उन दोनों के सामने हवा बना रहा है अपनी कि देखो ये ऐसे चलती है, इसके अंदर ये सिस्टम है, इसके अंदर इतनी गोलियां डलती हैं। और इन बिटवीन द मेन टाइम सामने बैठे हुए दोनों दोस्त इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने लांस के हाथ को पकड़ा और कहा कि इसको नीचे रख। बट लांस ने अगेन एकदम से उठाई बंदूक और एक शॉट फायर कर दिया। और ये जो शॉट फायर हुआ था, ये शॉट किसी दोस्त को नहीं लगा, उसके जो दोनों दोस्त बैठे थे वो अभी भी दारू पी रहे थे, लेकिन ये शॉट फायर होकर सीधा सामने दीवार में लगा और उस दीवार को चीरते हुए रूम नंबर 348 में वो गोली जा चुकी थी। अब इस रूम नंबर 348 की मैं आपको सिचुएशन बताऊं। इस टाइम तक ग्रेग अपने बिस्तर पर सो चुके थे, लेकिन रात के 10:30 बजे के आसपास मे बी पॉसिबली जो भी थ्योरी आज तक बनी है उसके अकॉर्डिंग सबसे रिलेटेबल थ्योरी यही है कि 10:30 बजे के आसपास हो सकता है उनको थोड़ी ठंड लगी हो, इसलिए उन्होंने एसी को बंद करने का सोचा, लेकिन वो रिमोट एसी का उनके पास नहीं था, हो सकता है कहीं और उन्होंने रखा हो। इसलिए वो अपने बेड से उठे उस एसी के रिमोट को उठाने के लिए, उस एसी को बंद किया उन्होंने और बंद करके वापस वो अपने बेड के ऊपर आ रहे थे कि तभी वो जो पीछे से गोली चली थी, लांस ने जो चलाई थी, वो गोली गन से चलने के बाद दीवार को चीरते हुए सीधा बेचारे ग्रेग, जो अभी वापस एसी बंद करके अपने बेड के ऊपर लेटने ही वाले थे कि उससे पहले ही, मतलब कि अभी उनका फेस अपने बेड की तरफ है और गोली पीछे से आई, सीधा बेचारे ग्रेग के टेस्टिकल्स में जाकर लगी। उस टाइम पर ग्रेग ऑब्वियसली बेंड हो रहे थे बेड के ऊपर चढ़ने के लिए और इसी बेंडिंग पोजीशन में वो गोली सीधा ग्रेग के टेस्टिकल्स को लगते हुए, उसके टेस्टिकल्स को चीरते हुए इनफैक्ट ऊपर की तरफ गई, जहां उसने बेचारे ग्रेग के पेट को फाड़ा, उसकी आंतों को फाड़ा, इनफैक्ट आंतों से ऊपर आकर नीचे जो हमारा रिब्स होती हैं, अस्सी पंजर जो है हमारा, इनमें से 2 हड्डियों को चीरते हुए यहाँ दिल के अंदर आकर घुस चुकी थी, उस दिल को भी चीर दिया उसने। ये गोली इतनी ज़्यादा डीप जा चुकी थी कि कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं था ग्रेग के बचने का। अंदर ही अंदर ग्रेग ने इंटरनली ब्लीड करना शुरू कर दिया, जबकि इस पॉइंट पर दूसरे कमरे में रूम नंबर 349 में वो तीनों लड़के बैठकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि ये तूने क्या कर दिया। वो गोली सीधा इस दीवार को चीरते हुए बराबर वाले कमरे में गई है, जाकर देखते हैं उसको क्या हुआ है, कहीं लगी तो नहीं कुछ। लेकिन लांस ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर लगती तो वो चिल्लाता ना, उसकी चिल्लाहट हमको सुनाई देती, लेकिन कोई भी नहीं चिल्ला रहा, मतलब ये गोली कहीं और ही जाकर लगी है, दीवार में फंस गई होगी, कोई दिक्कत ना लो। लेकिन लांस को फिर भी अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। वो उठा बेड से और उठकर उसने वो जो छेद हुआ था इस गोली से, उस छेद के अंदर आंख डालकर देखने की कोशिश करी कि क्या ये गोली सच में आर पार हुई है। और इनफैक्ट उसको रूम नंबर 348 की लाइट्स दिख रही थी, मतलब एक गोली तो आर पार हो चुकी थी। अब ये गोली ग्रेग को लगी है नहीं लगी, ये तीनों कंफर्म नहीं थे। लेकिन लांस इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो तुरंत भागकर सीधा इसी अपने कमरे के बाथरूम में गया। वहाँ उन होटल वालों ने टूथपेस्ट रखा हुआ था, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, डिस्पोजेबल ब्रश भी देते हैं वो, तो वो टूथपेस्ट उठाकर बाहर लेकर आया। उस टूथपेस्ट का ढक्कन खोलकर थोड़ा सा टूथपेस्ट अपने उंगली पर रखकर वो जो छेद हुआ था ना गोली का, उसके अंदर उसने भर दिया और बिल्कुल प्लेन दीवार कर दी ताकि ये सूख जाए, किसी को पता ही ना लगे। दीवार का रंग भी वाइट था, टूथपेस्ट भी वाइट था, किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला था कि यहाँ एक गोली का छेद भी हुआ था। और यही चीज रूम नंबर 348 में कैन ने देखी थी। जब कैन ने आकर इस कमरे की तलाशी लेनी शुरू करी, वो इस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको कुछ भी यहाँ पर अजीब नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस दीवार के ऊपर उनको एक बहुत ही छोटा सा छेद, बहुत ही नाम मात्र सा छेद दिखा। उन्होंने तुरंत अपनी जेब में रखा हुआ मैग्नीफायर ग्लास निकाला और उस छेद को जूम करके देखने लगे। अब कमाल की बात यहाँ उनको ये लगी कि ये छेद आ तो बिल्कुल सीधा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से बंद है। तब वो उस कमरे से बाहर निकलकर रूम नंबर 349 में गए। 349 वाली साइड से देखा उस दीवार से कि क्या ये छेद यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि इस छेद के ऊपर किसी ने कुछ चीज लगा रखी है, जो कि ऑब्वियसली कंक्रीट तो नहीं है। उन्होंने एक छोटे से चाकू से उस चीज को खरोचना शुरू किया और खुरच कर वो सारा टूथपेस्ट बाहर निकाल लिया। और अब वो चीज बिल्कुल अलाइन हो रही थी जहां ग्रेग की मौत हुई थी, जिस पोजीशन में ग्रेग की मौत हुई थी। और यहाँ कैन समझ चुके थे कि आखिर ग्रेग की मौत के पीछे का रहस्य क्या है। पुलिस वालों ने इन तीनों को जून 2011 तक ट्रेस किया। फाइनली जून 2011 में ये लांस पकड़ा गया। उससे पहले इसके दोनों साथी पकड़े जा चुके थे, जिन्होंने सारा सच बता दिया, क्योंकि उनकी पुलिस वालों ने अच्छे से सेवा करी थी और उसके बाद वो बोलने लगे। लांस को भी पकड़ा गया। बेशक इसका कोई खास पिछला रिकॉर्ड नहीं रहा था, लेकिन इसका दारू के साथ बहुत गंदा रिकॉर्ड था। इसने ड्रंक एंड ड्राइविंग के काफ़ी बार चालान कटवाए थे। दारू पीकर गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट भी इसने काफ़ी सारे किए हुए हैं, उसके बारे में भी पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड्स थे। दारू पीकर पड़ोसियों से लड़ाइयाँ करना, पुलिस वालों के पास वो भी रिकॉर्ड थे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान का इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा हो तो
उसको आखिर वेपन मिल कैसे गया, किस दुकान वालों ने उसको ऐसे वेपन अलो कर दिया। अरे मैं भूल गया, अमेरिका में ये गोलियां बंदूकें तो सब्जी की तरह मिलती हैं, जाके लोग किलो के भाव से तुलवा के ले आते हैं। लांस ने बताया कि उस दिन जब ग्रेग के साथ ये सब कुछ हुआ था, उसके बाद मैं अपनी बंदूक को छुपाने के लिए पहले तो मैंने उसको वो टूथपेस्ट लगाकर दीवार को कवर किया, उसके बाद मैं अपनी बंदूक को वहाँ से उठाकर सीधा नीचे की तरफ भागा, अपने ट्रक में रख कर आया ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले। अगले दिन जब सुबह पुलिस वाले यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले इन तीनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन तीनों ने ये ठान लिया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए तीनों इस बात के ऊपर अड़े रहे कि जनाब हमें तो कुछ पता ही नहीं कि इसके साथ किसने क्या कांड कर दिया, हमें नहीं पता, हम तो अपने अंदर बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे। पुलिस वालों ने तो इस केस को लगभग बंद कर ही दिया था। अगर सूजी अपनी हिम्मत ना मारती और वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर ना करती तो ये केस आज भी अनसॉल्व ही रहता। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि लांस ने कहा, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान था जब पोस्टमार्टम रिजल्ट सामने आए थे, तब मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी कि उसके शरीर में पुलिस वालों को गोली कैसे नहीं मिली, क्योंकि अगर गोली लगी थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, तो अंदर डॉक्टर्स को गोली मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी उसकी गोली के बारे में जिक्र ही नहीं किया। ऑब्वियसली यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक उस टाइम पर डॉक्टर से भी हुई थी, जिसके बाद दोबारा से इस ग्रेग की लाश को बाहर निकलवाया गया और दोबारा से अगेन इसकी ऑटोप्सी की गई और फाइनली उसके दिल के पास डॉक्टर्स को एक गोली मिली जो कि अंदर ही फंसी हुई थी। और एट द एंड ये सारी थ्योरी साबित हो गई कि हाँ, लांस ने ये सब कुछ किया था। लांस ने कहा कि हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि पुलिस वालों को कुछ नहीं पता चला, ऑटोप्सी में कुछ नहीं आया, मतलब हमारा क्राइम कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एट द एंड ये सब कुछ सामने आना ही था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज़ हुई कोर्ट रूम के अंदर। जब इस लांस को सजा सुनाई जानी थी तब ग्रेग के सभी रिश्तेदार कोर्ट रूम में मौजूद थे और सूजी भी थी। सूजी ने सभी वकीलों को रोका बीच में और खड़े होकर लांस के सामने गई, फेस टू फेस उससे बात करने लगी और कहा कि आज तक तुमने कभी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तुम इतने सेल्फिश हो कि किसी की जान लेकर, किसी के परिवार को उजाड़ कर फिर भी तुम अपने आप को अभी तक बेगुनाह कह रहे हो। हम सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, सारी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन इसके बाद सूजी ने एक और लाइन कही और वो सच में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, जिसमें उसने कहा कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा रही हूँ। अब चाहे तुम अब इस जेल में रहो, चाहे तुम कहीं भी रहो, कभी भी तुम जेल से बाहर आओगे, अगर तुम्हें जमानत मिल गई तो मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगी। ये चीज़ उसने पूरी कोर्ट में सबके सामने कही। वैसे तो इस केस में जजेस को 20 सालों की सज़ा सुनानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि ये एक गैर इरादतन हत्या थी, मतलब कि किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो मज़े मज़े में चल गई उससे, लेकिन फिर भी केस में 20 साल की सज़ा बनती थी। बट जजेस ने 10 साल की ही सुनाई और 5 साल का टाइम रखा। सज़ा के 5 सालों के बाद वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी फ़िलहाल ये लांस बाहर है, लेकिन इसकी जान ली या नहीं ली सूजी ने तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अब ये कहाँ है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। बट फिर भी ये केस आप सोच कर देखिए अपने आप में कितना ज़्यादा रेयर है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप किसी होटल रूम में रुको, बराबर वाले रूम में क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता और आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप अपना बस मस्त आराम से बेड में सो रहे हो और तभी कुछ बाहर से अनजानी चीज़ आए और आपको आकर लगे। ऑब्वियसली किसी ने कुछ सोचा नहीं था। और यहाँ बेचारे ग्रेग के साथ तो ऐसा हुआ कि वो बताने लायक तक नहीं था। इसके अलावा उसके जो 2 दोस्त साथ में उसके दारू पी रहे थे, उन दोनों को भी 2-2 सालों की सज़ा सुनाई गई और वो भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, सज़ा उनकी पूरी हो चुकी है। ये केस अब बंद तो हो चुका है, लेकिन हम सबके लिए एक सीख है कि जहाँ भी रहें हमेशा चौकन्ना रहें और अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप कभी होटल में जाते हैं तो क्या आसपास की चीज़ों को चेक करते हैं, वो आपकी नीट एंड क्लीन है या नहीं, हाइजीन मेंटेन है या नहीं, या फिर कुछ और अजीब चीज़ें आपको होटल में तो नहीं मिली, कोई आपके ऊपर नज़र तो नहीं रख रहा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं नहीं करते। ये आपका हक है वहाँ रूम के अंदर जाकर अपनी प्राइवेसी को चेक करना, वहाँ की साफ सफाई को चेक करना, और अगर नहीं है तो आप होटल वालों के सामने ऑब्जेक्शन रख सकते हैं, उनसे ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। एंड अब आज का हमारा Q&A, जिसमें पहला सवाल है AKIP का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आप हरियाणा से हो लेकिन आपका हरियाणवी एक्सेंट क्यों नहीं है। लोग के बेरा यार कड़े के बोलना पड़ जाए, मौके मौके की बात होया करे तो आई एम सो सॉरी बट है सब चीज़ों के अंदर अब आदत हो चुकी है। हरियाणवी जहाँ पर यूज़ करनी होती है वहाँ मैं वो बोलता हूँ, जहाँ पर हिंदी या फिर जहाँ पर इंग्लिश और भी 2-3 लैंग्वेजेस हैं जो आती हैं। सो ये अपनी अपनी चॉइस है किसी के सामने किस तरीके से बात करनी है। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि कोई मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो सामने वाले माहौल को देखकर ढल जाए कि हाँ सामने वाला मुझसे क्या चाह रहा है। आप लोगों को ये वाली लैंग्वेज पसंद है, मैं यही बोलता हूँ। अगला सवाल है हमारा यूनिटेक 91 का। विकी ये क्या माता पिता बोल रहा है, 1855 क्या किताब पढ़ रहा है क्या?
आज की डेट में मम्मी पापा बोलना चाहिए तुम्हें। लुक, आई एम सो सॉरी, मैं ये चीज़ कभी मान ही नहीं सकता, मैं एक चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मुंह से निकल जाए मम्मी पापा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो हमारी जड़ें हैं उनसे कभी अलग मत हो। ये आज के टाइम में मम्मी पापा, मॉम डैड, माता पिता तो सदियों से चलते आ रहे हैं, इनको बोलने में कुछ भी गलत मैं तो महसूस करता नहीं। अगर आपको ये चीज़ गलत लगती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, या फिर यूनिटेक भाई अगर आपको ये चीज़ गलत लगती है तो क्यों लगी, एक बार मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगा कि माता पिता बोलने में क्या दिक्कत है। मम्मी पापा आई डोंट थिंक सो, हम फिर भी मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, हम बोल भी लेते हैं, घर में भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता बोलना कहीं कहीं से भी गलत नहीं लगता मुझे तो। अगला क्वेश्चन है राशि जैन का। हाय विकी भैया, first of all appreciate your hard work and you are doing a great job. So my question is that why are you not posting any pictures and videos to your unseen footage on Mysterious Dunia Instagram, also not posting videos on podcast channel? Tell me why, please pick my question. Look, मिस्टीरियस दुनिया अनसीन जो हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है ना, उसके अंदर मैं वही चीज़ डाल पाता हूँ जो इंस्टाग्राम अलाउ करता है। अब यहाँ जो चीज़ मैं नहीं दिखा पा रहा, ऑब्वियसली वहाँ की भी कम्युनिटी गाइडलाइंस लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी कुछ होती है जो मैं अपलोड कर देता हूँ, जो कॉपीराइट की वजह से यहाँ नहीं दिखा पाता, वहाँ तो फिर भी दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ अनसीन फुटेजेस या फोटोज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो, उनको पब्लिकली दिखा ही नहीं सकते। इंस्टाग्राम पहले भी काफ़ी बार मेरे ऊपर बैन लगा चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए वहाँ पर मैंने अब सोच समझ कर अपलोड करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात पॉडकास्ट चैनल का, देखो यार, उसके लिए मेरे अलग प्लान्स हैं, वो मैं जल्दी दोबारा शुरू करूँगा, अभी नहीं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें हैं जिनके अंदर उलझा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। कभी बैठेंगे आराम से तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगला सवाल है जय श्रोतिया का। मुझे आपके वीडियोज़ हद से ज़्यादा पसंद हैं, मैं आपके वर्ड्स के थ्रू सब चीज़ें इमेजिन कर पाती हूँ। रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्टोरी टेलिंग। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू नो, आर यू सिंगल और मैरिड और यू हैव ए गर्लफ्रेंड? इन सब की उम्र जा चुकी है, अब ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, अपना सेटल हो जाओ टाइम से। ऑल्दो मैं तो मैरिड हूँ, मेरी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं एंड दैट्स ए गुड थिंग। घर वालों ने जल्दी शादी करवा दी, नो इश्यूज़। 28 साल का हूँ वैसे मैं अभी, और 25.5 का था तब मेरी शादी हो चुकी थी, और जब अगस्त आएगा तब मैं 29 साल का हो जाऊँगा। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है प्रेम कुमार का। हाय सर, मेरा नाम हर्ष है। सर, आप सीरियल किलर की स्टोरी कब लेके आ रहे हो? नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रेम। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कोई फिक्स नहीं है कि क्या चीज़ कब आएगी, या फिर मुझे ट्रेंडिंग केस उठाने हैं। उनसे जाके पूछो ये चीज़ें जो भेड़ चाल में चले हुए हैं। मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, बहुत धीमा है, बहुत स्लो है, बहुत गहरा है। अगर वो चीज़ आपको पसंद है तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और तभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। रही बात सीरियल किलर की स्टोरीज़ की, तो देखो ऐसा है कि जब मुझे अच्छा लगता है ना तब मैं अपने आप डालता हूँ। बीच में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 10-12 सीरियल किलर्स एक साथ पकड़े थे, उन सभी को पकड़ के स्टोरीज में कवर किया। अब दोबारा से, अब ये मान लो अगले महीने क्या पता, या फिर 10-12 दिन बाद सीरियल किलर्स दोबारा मिल जाएंगे आपको, भरे पड़े हैं। इतना बड़ा सिलेबस है उनका कि अगर मैं कवर करने बैठा उनको तो मैं चिता पर जलते जलते भी उनको कवर करता रहूँगा। खैर, ये थे आज के 5 सवाल। आप मुझे बताइए आपके सवाल क्या क्या हैं। आप नीचे अपने सवाल जरूर लिखें, मुझे आपके सवालों को आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र करें। एंड अगर आपके कोई और सवाल हो जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, आप वहाँ आकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा एंड आपके सवाल जवाब मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।